हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर्स पे हम लोग बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फटीग इन मटेरियल। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको आई होप क्लियर दिखेगा। पहला क्वेश्चन है फटीग इन मटेरियल इज कॉज्ड बाय। मटेरियल में जो फटीग होता है वो कॉज्ड होता है बाय मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा। कह रहे हैं सर पिक आउट द फॉल्स वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से गलत स्टेटमेंट को आपको पिक आउट करना है कि कौन से गलत है। सामग्री में फटीग में कई कारकों के कारण होती है, निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें सेलेक्ट करना है, चुनना है। पहला देखिए क्वेश्चन, presence of manufacturing defects like cracks and other defects। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जैसे क्रैक्स वगैरह हुए, या रेजिडुअल स्ट्रेस के प्रेजेंस के कारण इन द मेंबर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सदस्य में अवशिष्ट प्रतिबल की उपस्थिति के कारण निर्माण प्रक्रिया के दौरान, या फिर सतह के बाहर या बाहर प्रतिबल एकाग्रता के बिंदुओं के कारण, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट ऑन द आउटसाइड ऑफ और ऑफ द सरफेस। और लास्ट ऑप्शन है इसमें, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, सरफेस फिनिश एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। सरफेस फिनिश एंड नेचर ऑफ द मटेरियल के कारण, सतह की फिनिशिंग और उसके नेचर के कारण, पदार्थ की प्रकृति के कारण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई पहली चीज कि फटीग होता क्या है। जब आप किसी बॉडी पे लोड आप बार बार अप्लाई करते हो, ठीक है, रिपीटिंग लोड्स ऑन अ बॉडी, रिपीटिंग लोड्स ऑन अ बॉडी। जब आप किसी बॉडी पे बार बार कोई लोड रिपीट होता है, ठीक है, तो वो पदार्थ कमजोर होता जाता है, वो वीक हो जाता है पदार्थ, और कमजोर होते होते वो फेल होने लगता है। तो इस फेलियर को, इस डिफेक्ट को फटीग कहते हैं। अब ये फटीग कैसे कैसे डेवलप हो सकता है किसी मटेरियल में। पहला आपका ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, लाइक क्रैक वगैरह हो गया, लाइक क्रैक्स वगैरह एक्सेट्रा, इन सब के कारण। इसके साथ साथ रिपीटिंग ऑफ लोड्स या रिसाइकलिंग ऑफ लोड्स, रिसाइकलिंग ऑफ लोड्स, अगर बार बार लोड्स रिसाइकिल हो रहे हैं उनके कारण हो सकता है। इसके साथ साथ फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग और नेचर के कारण भी, सरफेस फिनिशिंग एंड नेचर के कारण भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण भी सर हो सकता है। तो किनके कारण नहीं हो सकता है? केवल और केवल प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट ऑन और आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ठीक है। सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, तो यही सी आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना था वो सी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मटेरियल इन विच, ऐसा मटेरियल जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, जिसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है, बिफोर रप्चर इज टर्म्ड एज, रप्चर के पहले, उसके विवरण के पहले सॉरी, पदार्थ जिसमें फटन से पहले अत्यधिक विकृति उत्पन्न होती है निम्न के रूप में उसे किस रूप में जाना जाता है? क्या उसे सर ब्रिटलनेस, भंगुरता के रूप में जाना जाता है, इलास्टिक के रूप में जाना जाता है, डक्टाइल मटेरियल के रूप में जाना जाता है, या फिर प्लास्टिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले ये चीज हम जान लेते हैं, लार्ज डिफॉर्मेशन, किसी बॉडी पे फोर्स लगाने पे उसमें जो स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, कोई भी ऐसा चांस नहीं होता, फोर्स लगा तुरंत मटेरियल कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है। डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैक या विदाउट फेल्योर होता है, तो वो चीज ब्रिटल मटेरियल में होती नहीं, क्योंकि तुरंत जैसे लोड एक्सीड करता है वैसे ही तुरंत फेल कर जाता है, मटेरियल कोलैप्स कर जाता है। तो इस तरह से इसमें कोई भी बियॉन्ड लिमिट नहीं है डिफॉर्मेशन की, कोई भी इसमें डिफॉर्मेशन लिमिट नहीं होता है बिफोर फ्रैक्चर। इलास्टिक में होता है,
लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड फिर से वापस वो अपनी प्राइमरी पोजीशन रीगेन कर लेता है। डक्टाइल में क्या होता है मटेरियल में कि उसको बिफोर रप्चर से पहले उसमें एक अच्छा खासा डिफॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है, लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, दैट इज डक्टाइल। उस मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। यहाँ पे सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है कि उसके बाद वापस से ये क्रॉस लिमिट होता है ऑफ इलास्टिक लिमिट का। प्लास्टिक में होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक भी नहीं होता है, इसमें भी कोई नहीं है। डक्टाइल मटेरियल में डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है और एक लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है बिफोर रप्चर से पहले, ठीक है, रप्चर जो उसमें होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड, किसी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर की जा सकती है विद इन इलास्टिक लिमिट इन अ बॉडी इज नोन एज, किसी बॉडी में उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर इज नोन एज, एक वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर संचित की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा किसके रूप में जानी जाती है, ठीक है, किसके रूप में जानी जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड बाय अ बॉडी। इसी को क्वेश्चन को दूसरी तरफ घुमा के दिया गया कि अधिकतम विकृति ऊर्जा जो स्थायी विरूपण से गुजरे बिना एक पिंड वस्तु द्वारा संग्रहित किया जा सकता है ना, कि जो कि बिना स्थायी रूप, जो स्थायी विरूपण से गुजरे बिना, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो बट परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, एक पिंड वस्तु द्वारा स्टोर किया जा सकने वाला जो मैक्सिमम एनर्जी होता है विकृति ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं सर? 4 ऑप्शन है यहाँ पे इंजीनियर्स। क्या उसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है, या उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, या फिर प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं, या फिर उसे प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की अगर बात करें, पहली बात, जब किसी बॉडी में किसी मटेरियल में उसकी विद इन इलास्टिक लिमिट में, उसकी इलास्टिक लिमिट में जब उस पर फोर्स लगता है, कोई एक्सटर्नल लोड लगता है, तो उसमें एक उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, एक अमाउंट में जो जितनी ऊर्जा संचित होती है वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में होती है, उसको रेजिलियंस बोलते हैं सर। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको रेजिलियंस बोलते हैं। लेकिन जब ये एनर्जी मैक्सिमम स्टोर एनर्जी जो होती है उसको प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं सर। उसको क्या बोलते हैं सर? प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। और अगर हम ये स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइन करें तो इसको यील्ड ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं सर। यील्ड ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं सर, ठीक है। और ये एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है किसी भी मटेरियल में। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि यहाँ पे नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप जानते हैं, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी के रूप में होती है। प्रूफ रेजिलियंस होता है कि बिना फ्रैक्चर के, बिना फेल्योर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का क्या है कि अधिकतम विकृति ऊर्जा, मैक्सिमम स्ट्रेन जो स्थायी विरूपण से बिना, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी में आपको ये प्रूफ रेजिलियंस आ जाएगा इंजीनियर्स। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में तो किसी बॉडी में जब उस पर फोर्स लगाया था और वो भी विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, तब उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है। जब ये एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इसको हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। जब ओनली एनर्जी स्टोर्ड हो कंसीडर करते हैं तो उसको आप एज ए रेजिलियंस कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, दैट इज टेकन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है आप सभी जानते हो, चेंज इन वॉल्यूम पर वॉल्यूम, प्राइमरी वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी आपको बता दी। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेस, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन अ बिलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कैन नॉट कॉज फेलियर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। कह रहा है कि नंबर वो अधिकतम प्रतिबल जिस पर 1 बिलियन बार समान प्रतिबल लगाने पर भी पदार्थ की विफलता का कारण नहीं बनता है, वो क्या है? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू ए मटेरियल, वो अधिकतम प्रतिबल जो कि किसी पदार्थ पर अप्लाई किया जाता है फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल ऑफ रिपीटेड टाइम, रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट कॉजिंग फेल्योर इज कॉल्ड। अधिकतम प्रतिबल जो किसी पदार्थ के बिना विफल हुए लगाया गया पुनरावृत्ति प्रतिबल की अनंत चक्रों की स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है इंजीनियर्स, वो क्या कहलाता है? इसी क्वेश्चन को एक बार और घुमा के पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर में। द स्ट्रेस बिलो व्हिच अ मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी
ऐसा स्ट्रेस जिसके नीचे मटेरियल में एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, अधिकतम प्रायिकता होती है ऑफ नॉट फॉलिंग, उसके ऑफ नॉट फेलिंग, फेल ना होने की, अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज नोन एज, प्रतिबलों के उत्क्रमण के कारण क्या होता है, क्या उसे एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। तो इंजीनियर्स आपको बता दें इसको एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं, सहन सीमा, किसी मेटेरियल की सहन सीमा, जब उस पर कई बार कई नंबर ऑफ स्ट्रेस रिपीट किए जाए और फिर भी वो फेल नहीं होता है तो वो उसकी इंड्योरेंस लिमिट कहलाता है। इंड्योरेंस लिमिट को सर फटीग लिमिट भी कहते हैं। ये फटीग का ही लिमिट होता है इंजीनियर्स, जिस पर हमारा मटेरियल फेल नहीं होता है। लोअर लिमिट किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू होता है, अपर लिमिट किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक कारक होता है, एक नंबर होता है जो कि लिया जाता है जो वैल्यू में को डिवाइड करने के लिए, कोई भी वैल्यू होती है उसको डिवाइड करने के लिए ले लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इंड्योरेंस लिमिट वो हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, इफ अ मटेरियल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, इफ अ मटेरियल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट्स इट इज सेड टू बी, यदि किसी पदार्थ का गुण सभी बिंदुओं पर समान होता है तो कहा जाता है, ऐसे पदार्थ को जिसका गुण सभी बिंदुओं पर समान होता है उसको सर होमोजीनियस मटेरियल कहा जाता है। आइसोट्रोपिक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जब किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में गुण समान होते हैं तो उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। इलास्टिक क्या कहते हैं, इलास्टिक किसे कहते हैं, इलास्टिक में जब किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है कि वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन को, क्योंकि जब उसमें फोर्स लगाया जाएगा, लोड अप्लाई किया जाएगा तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन तो टेम्परेरी होता है, जैसे आप लोड को रिमूव कर लेते हैं वहां से एक्सटर्नल लोड को, वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन गेन कर लेता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। तो यहाँ ये होने सर डक्टाइल में भी क्या होता है, उसको खींचने की कैपेसिटी होती है, उसमें विद इन इलास्टिक लिमिट वो एक लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है डक्टाइल मटेरियल में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सभी बिंदुओं पे समान है, दैट इज होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा वो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, किसी मटेरियल की एबिलिटी परफॉर्म करने की इंटेंडेड फंक्शन थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ, इसके पूरे डिजाइन पीरियड में, विदाउट अंडरगोइंग कंसिडरेबल डिटोरेशन इज टर्म्ड एज, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह पदार्थ अपने अभिकल्पन काल में बिना विफल हुए सामर्थ्यवान माना जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं, क्या उसे हार्डनेस कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी कह सकते हैं या इलास्टिसिटी कह सकते हैं। तो आपको बता दें हार्डनेस जो होता है कि किसी भी मटेरियल का स्क्रैच, फ्रिक्शन, ठीक है, उसके अगेंस्ट को रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नहीं होगा। स्ट्रेंथ क्या होता है, इस पर लगाए गए किसी लोड के अगेंस्ट वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो स्ट्रेंथ होता है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वो अपने अभिकल्पन काल में डिजाइन पीरियड में बिना विफल हुए सरवाइव कर सकता है, दैट इज डक्टिलिटी, सॉरी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्थायी तो टिकाऊपन उसको कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी में मटेरियल पे फोर्स लगाने पे उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन में गेन करता है, वो डिफॉर्मेशन टेम्परेरी होता है, हट जाता है, तो इलास्टिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई नहीं है, ड्यूरेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं सर द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ अ मटेरियल, किसी वस्तु के किसी पदार्थ के एरिया में इलोंगेशन या रिडक्शन इज यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये सामान्यतः यूज किया जाता है, कैलकुलेटेड करना किया जाता है, मेजर्ड विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के पदार्थ के किस प्रॉपर्टी को ये मेजर करने के लिए किया जाता है। एक वस्तु के क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी और कमी की गणना आमतौर पर वस्तु के कौन से प्रॉपर्टी मापने के लिए की जाती है, गुणधर्म को मापने के लिए की जाती है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछा गया है, देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स, तनाव के अंतर्गत परीक्षण खंड की दैर्घ्य वृद्धि का प्रतिशत दर्शाता है, क्या दर्शाता है, उसकी ब्रिटलनेस दर्शाता है, भंगुरता, या उसका कलर दर्शाता है, या उसका डक्टिलिटी दर्शाता है, या फिर उसका टफनेस दर्शाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि किसी बॉडी में किसी मटेरियल में इलोंगेशन जो होता है, खींच तनाव के अंतर्गत जब उसमें जो स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है, उससे जो है वो प्रदर्शित करता है उसकी
डक्टिलिटी को प्रदर्शित करता है, उसको खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। ब्रिटलनेस में वो कोई भी इस तरह का पॉसिबल नहीं होता, वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है, मेटेरियल फेल हो जाता है इस तरह का फोर्स लगाने पे। कलर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। टफनेस क्या होता है कि किसी बॉडी पर या किसी मटेरियल पे जब आप कोई इम्पैक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट उस रेजिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, उस रेजिस्टेंस को ये ऑफर करता है टफनेस मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पे डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द मटेरियल व्हिच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर। ऐसा मटेरियल जो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है वो क्या कहलाता है? जो आप बता, जो सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुणधर्म दर्शाता है वो क्या है? क्या वो इनएलास्टिक है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है या ऑर्थोट्रोपिक है? ऑर्थोट्रोपिक का मतलब 90 डिग्री पे जो प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करे। आइसोट्रोपिक का मतलब सभी दिशाओं में, जो कि यहाँ पे है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन होमोजीनियस का मतलब सभी बिंदुओं पे, सभी दिशाओं में नहीं, मटेरियल में सभी बिंदुओं पे सेम प्रॉपर्टी, वो है नहीं। इनइलास्टिक का मतलब यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं। इलास्टिक का मतलब प्लास्टिक स्टेट, जो किसी बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन होता है किसी मटेरियल में तो वो परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुण गुणधर्म जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किसी पदार्थ की क्षमता टू डिफॉर्म परमानेंटली, परमानेंटली उसके विकृत होने की, अंडर कंप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। उस पदार्थ के बिना फेल हुए, बिना कोलैप्स हुए, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो उसमें होता है, ब्रेक विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फेलियर हुए, उस क्षमता को, उस प्रॉपर्टी को, उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? टूटे बिना संपीड़न के अधीन पदार्थ का स्थायी रूप से विरूपण होने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या उसे मेलेबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, सॉफ्टनेस कहते हैं या हार्डनेस कहते हैं? तो आपको बता दें, अगर किसी बॉडी पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसको पतली चादर के रूप में या उसको थिन शीट के रूप में फॉर्म किया जा सके, जिससे उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है लेकिन वो ब्रेक नहीं होता, फेल्योर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड माइलेबिलिटी। उसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यहाँ पे ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डक्टिलिटी के अंतर्गत किसी मटेरियल को हम खींचने की प्रॉपर्टी रखते हैं। खींचने पे क्या होता है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये डक्टिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे कंप्रेस करने की बात कर रहा है, संपीड़न की बात कर रहा है, डक्टिलिटी टेंशन की बात करता है। सॉफ्टनेस हो नहीं सकता, क्योंकि सॉफ्टनेस का मतलब किसी चीज के मुलायम होने से है। हार्डनेस भी नहीं यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, हार्डनेस आपको पता है रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का ऑफर करता है अगेंस्ट स्क्रैच के, फ्रिक्शन के, इन सभी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ऑफर करता है हार्डनेस। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन, किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करता है एब्रेजन को, इंडेंटेशन को या सरफेस एब्रेजन को, मतलब सतह घर्षण को रेजिस्ट करता है। इस टर्म एज उसको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, अभिस्थापन या सतह के घर्षण को रोकने के लिए एक पदार्थ को कहा जाता है। पदार्थ का कौन सा गुण होता है जो उसे रेजिस्ट करता है? नेचुरली हार्डनेस होता है, तो हार्डनेस इज द करेक्ट आंसर। डक्टिलिटी होगा नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको खींचा जा सकता है। मेलेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया, उसको कंप्रेस करके। टफनेस मैंने आपको बताया अभी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है अगेंस्ट इंपैक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है सर? अगेंस्ट इंपैक्ट लोड। किसके सर? इंपैक्ट लोड। ठीक है, तो ये इंपैक्ट लोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हार्डनेस ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो स्क्रैच, सरफेस फ्रिक्शन, इन सभी को रेजिस्ट करती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A perfectly brittle fracture will have a crack propagation direction that is to dash to the loading direction। पूर्ण भंगुर फ्रैक्चर में एक दरार के प्रसार की दिशा उसके भारण की दिशा के कितने डिग्री पर होता है? क्या वो 90 डिग्री पे होता है, क्या वो 60 डिग्री पे होता है, क्या वो 45 डिग्री पे होता है, या फिर वो 30 डिग्री पर होता है? तो आपको बता दें कि अगर कोई ब्रिटल मटेरियल, तो उसमें कोई इलास्टिसिटी का गुण तो होता नहीं है, या उसमें कोई डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी तो होता नहीं है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, जैसे ही आप लोड अप्लाई करते हो, जैसे ही आप लोड अप्लाई करते हो, मान लीजिए हम ऐसे लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत उसमें उस
एक्शन ऑफ लोड के 90 डिग्री पर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कितने डिग्री पर सर? 90 डिग्री पर। किसके लिए सर? ब्रिटिल मटेरियल के लिए। किसके लिए सर? ब्रिटिल मटेरियल के लिए। लेकिन अगर इलास्टिक मटेरियल है, जिसमें डक्टाइल मटेरियल की बात करें, अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा सर? डक्टाइल मटेरियल में यही जो क्रैक्स होते हैं वो एक्शन ऑफ लोड से 45 डिग्री पर, जी हाँ, एक्शन ऑफ लोड से 45 डिग्री पर ये फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें ए इज द करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि बात ये कर रहे हैं हमसे ब्रिटिल मटेरियल के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज ऑब्टेन्ड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग टू, क्या होता है? तनन भारण के दौरान अधिकतम भार के अनुपात को, जब किसी मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो अधिकतम भार और किसके अनुपात के रूप में एक पदार्थ की तनन सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है किसी मटेरियल का, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम टेंसाइल लोड, मैक्सिमम टेंसाइल लोड को इसके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने पे, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप डिवाइड कर देंगे इसके मैक्सिमम टेंसाइल लोड से, अधिकतम भार के, तो आपको इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या दे रहा था? द क्रॉस सेक्शन एरिया एट फ्रैक्चर, नहीं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द यील्ड, नो। यील्ड क्या होता है? यील्ड मटेरियल का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है, इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओवर हो चुकी होती है, और अब बिना किसी फोर्स लगाए, बिना किसी लोड को बढ़ाए हुए और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है, उसी को यील्ड पॉइंट कहते हैं मटेरियल का। अब डी क्या है? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एट अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड किसी मटेरियल की, किसी पदार्थ की अधिकतम क्षमता होती है, चरम भार क्षमता होती है, चरम लोड जो उस पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील इज, स्टील की तुलना में एल्यूमिनियम की डेंसिटी का घनत्व होगा, क्या दुगना होगा, तिगुना होगा, एक चौथाई होगा, हाफ होगा? तो आपको बता दें डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करें तो ये लगभग 7.85 के अराउंड होता है, और अगर हम डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो सर ये लगभग 2.71 के अराउंड होता है। तो दोनों का अनुपात देख लेते हैं भाई साहब कितना होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 7.85, 2.7, लगभग ये 2.89 के अराउंड आता है। तो इसको 1/3, ये 1/2.89 आ जाएगा, ये 1/2.89 के अराउंड आ जाता है। तो इसको 1/3 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक चीज जरा ध्यान देना है, स्टील की तुलना में एल्यूमिनियम का घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का होता है 2.71 और ये होता है 7.85। जब इसको डिवाइड करेंगे तब ये आपका आ जाएगा लगभग 2.89 के करीब। तो इसको हम एज ए 1/3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तब ये आपका 1/3 हो जाता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रॉपर्टी व्हिच परमिट्स ए मटेरियल टू बी ड्रॉ आउट लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे पदार्थ की प्रॉपर्टी, गुण धर्म जो उसको ड्रॉ आउट लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस सेक्शन इज कॉल्ड, लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है वह गुण जो एक सामग्री को अनुदैर्ध्य रूप से कम अनुभाग पतले काट तक खींचने की अनुमति देता है, खींचने की अनुमति देता है, कंप्रेस करने की नहीं, खींचने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरली उसको डक्टिलिटी कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं पहले ही आंसर, वैसे इसको घुमा के भी आपसे पूछा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, ऐसे मटेरियल की पदार्थ की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा इसको पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, नेचुरली इसको खींच किया जा सकता है।
तो इसी को डक्टिलिटी कहते हैं। इसी क्वेश्चन को और घुमा के आपसे पूछा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन ड्रॉ इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। ठीक है, टेंशन के कारण उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे सर आपको बता दें डक्टिलिटी कहा जाता है। मेलेबिलिटी में पदार्थ को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस से यहाँ कोई मतलब है नहीं। प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिसिटी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पे डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं इंजीनियर्स हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज नोन एज, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे किसी निकाय पर पल हटाने पर वह अपने मूल आकार में वापस लौट आता माना जाता है। डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, रेजिलेंस, इलास्टिसिटी। तो आपको बता दें इलास्टिसिटी कहा जाता है उस पदार्थ के गुण को, इलास्टिसिटी कहा जाता है जब किसी पदार्थ पे लोड लगाया जाता है और उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ये डिफॉर्मेशन टेम्परेरी होता है, जैसे ही आप लोड हटा लेते हैं वापस से पदार्थ अपने प्राइमरी पोजीशन में आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। रेजिलेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया, प्रत्यास्पंदन। रेजिलेंस में क्या होता है कि जब किसी मटेरियल पे विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लगाया था तो उस पदार्थ में एनर्जी स्टोर्ड होती है, विकृत ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। प्लास्टिसिटी आपको बता दिया मैंने, किसी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन, किसी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है जो लोड लगाने पे होता है, इसमें ये अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका होता है। डक्टिलिटी में क्या होता है, उस पदार्थ को खींच के थिन वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करें, किसी परीक्षण नमूने में पराभव बिंदु पर पदार्थ क्या होता है? एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट पीस इट द मटेरियल क्या होगा, क्या वो मटेरियल हुक के नियम को पालन करेगा, ओबेज हुक्स लॉ, बिहेव इन एन इलास्टिक मैनर, प्रत्यास्थ की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, ये आप लोड रिमूव करने में अपनी प्राइमरी पोजीशन को गेन कर लेगा, या अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि यील्ड पॉइंट पहले होता क्या है। यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट पर अगर कोई मटेरियल कोई पदार्थ होता है तो यील्ड पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्रॉस कर चुका होता है, यानी कि वहां पर इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओवर हो चुकी होती है और अब इस बिंदु पर बिना भार बढ़ाए इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस बिंदु को यील्ड पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु में क्या होता है, अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा चुका होता है, रीगेन्स नहीं करता है क्योंकि प्लास्टिक में होता है, बिहेव एन इलास्टिक मैनर में बिहेव नहीं करता है। ओबेज लॉ आपका पता है, ओबेज लॉ के अनुसार स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है, तो वो भी चीज इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, कह रहे हैं निम्न फैक्टर आप कंसीडर करिए। लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, ठीक, लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में लार्ज वेरिएशन, लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। भारण चक्र, लोडिंग चक्र की अधिक संख्या, प्रतिबल स्ट्रेस में अधिक परिवर्तन और अधिक प्रतिबल सांद्रता, एक प्रतिबल का कंसंट्रेशन, फटीग में विफलता में, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं हमारे डियर। आपको बता दें ए बी पूछ रहे हैं, ए या बी है, ए और बी है, ए और सी है, बी और सी है, या ए बी और सी। तो आपको बता दें, वही मैंने बताया था शुरू में ही कि फटीग क्या होता है, किसी मटेरियल पे बार बार लोड लगाने पे वो पदार्थ कमजोर होने लगता है और वो फेल होने लगता है, उसमें डिफेक्ट आने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड फटीग। और इस ये क्यों होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण होता है, साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण होता है, और वेरिएशन इन स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है, रिपीटेबल या नंबर ऑफ साइक्लिंग लोडिंग के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ये आपका आंसर होगा डी। आगे मूव करते हैं हम लोग इंजीनियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, in structural steel design the property of the material or a structure indicated the extent which it can deform beyond the limit of yield deformation before failure or fracture। इस संरचनात्मक स्टील डिजाइन में पदार्थ या संरचना का वह गुण जो प्रतिबल विरूपण की सीमा से परे, है ना, डिजाइन में पदार्थ या संरचना का वह गुण जो प्रतिबल विरूपण की सीमा से परे हो, विरूपण के उस परिमाण को दर्शाए जिस पर यह टूट जाएगा या विफल हो जाएगा कहलाता है। तो आपको बता दें कि ऐसा केवल पॉसिबल होता है
डक्टाइल मटेरियल में। जी हाँ, डक्टिलिटी में ये ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाने पे वो लिमिट ऑफ फेल्योर को वो क्रॉस कर जाता है, वो डिफॉर्म को ला बियॉन्ड कर जाता है। वो केवल डक्टाइल मटेरियल में होता है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुरंत वो फेल कर जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। फटीग एक प्रॉपर्टी है, ये उसका डिफेक्ट है। डक्टिलिटी में क्या होता है, वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन हो जाता है बिफोर फेल्योर में। ये केवल पॉसिबल है आपको डक्टाइल मटेरियल में। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटीग क्या उस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं मटेरियल दैट डज नॉट डिफॉर्म ऑन लोडिंग। ऐसा मटेरियल जो डिफॉर्म नहीं होता है लोडिंग पे कॉल्ड क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो कि भार लगाने के दौरान विकृत नहीं होता। क्या वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है, क्या वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाता है, क्या वो मेलेबल मटेरियल कहलाता है, या फिर वो डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। तो आपको बता दें कि ब्रिटल मटेरियल ही ऐसा मटेरियल है जिसपे लोड लगाने पे वो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट कोलैप्स कर जाता है, डायरेक्ट फेल कर जाता है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट वो फेल कर जाता है। तो दैट इज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आकर होता है। मैलेबल मटेरियल में क्या होता है कि उसको कंप्रेस करके पतली शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है मटेरियल को। डक्टाइल मटेरियल में हमने आपको बताया है कि अभी उसको खींच करके लंबे तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल ही ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता, डायरेक्टली कोलैप्स होता है, डायरेक्टली फेलियर होता है, डायरेक्टली। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, कांच। ये क्वेश्चन हो गया 19। अभी और भी हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन कहाँ गए भाई, देखते हैं। 19। हाँ 19 क्वेश्चन हो चुके थे। डिफॉर्म नहीं होता। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग। क्या है, इन अ डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज। किसी डक्टाइल मटेरियल में तन्य पदार्थ में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है। आपको बता दें कि जब किसी मटेरियल में फोर्स लगाया था तो उसमें डिफॉर्मेशन जब होता है डक्टिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जो स्ट्रेन होता है वो 5% से अधिक होता है। लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें लेस देन 5% होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन अ डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज, पोस्ट इलास्टिक क्या है, वो 1% है, 2 से 3% है, 3 से 5% या फिर 5% से अधिक। तो आपको बता दें इंजीनियर्स 5% से अधिक है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर हम ब्रिटल मटेरियल लेते तो ब्रिटल मटेरियल में ये परसेंटेज 5% से कम होता है स्ट्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है अ गुड मेलेबल मटेरियल पॉजेज। एक गुड मेलेबल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, एक अच्छे घातवर्धन पदार्थ में क्या होता है, लो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, नेसेसरीली ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, नेसेसरीली हाई डिग्री ऑफ डक्टिलिटी होती है। तो आपको बता दें कि अगर कोई गुड मेलेबल मटेरियल होगा यानी कि उसको आसानी से कंप्रेस करके उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट किया जा सकता है और उसको पतली चादर के रूप में क्रिएट किया जा सकता है, बट बिफोर ब्रेकिंग, विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फेल्योर, विदाउट ब्रेकिंग, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी उसकी डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी उतनी ही हाई होगी। तो एक गुड मटेरियल का, मेलेबल मटेरियल का डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होगा सर, हाई होगा। नेसेसरीली ग्रेट स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। नेसेसरीली हाई डिग्री ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेलेबल मटेरियल की। लो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, लो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी अगर होगी तो वो एक गुड मेलेबल मटेरियल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स। ठीक है, बी के बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी के बाद 14, इसके बाद 22 पे आ गए। ठीक है, 21 हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटल मटेरियल। कह रहे हैं सर इनमें से कौन सा ब्रिटल मटेरियल नहीं है।
क्या वो कॉपर है, कास्ट आयरन है, ग्लास है, कंक्रीट है? आपको बता दें कि कंक्रीट भी ब्रिटल मटेरियल है, वो कोई भी मतलब इस तरह का नहीं है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी है, नहीं, तुरंत कोलैप्स कर जाता है। कांच भी वही तरह है, आप देखिए एक शीशा उठा के मारिए कांच पे और टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कास्ट आयरन भी है, सीआई की पाइप जो होती हैं वो भी बहुत ही ब्रिटल होती हैं, तुरंत ऑन लोडिंग पे वो कोई भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट क्रैक, डायरेक्ट फेल कर जाती हैं। लेकिन कॉपर, तांबा को देखिए मोड़ के तार वार भी बनाया जाता है, तो तांबा ब्रिटल मटेरियल नहीं है। यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटल मटेरियल, जो ब्रिटल मटेरियल नहीं है मेरे को अपने को उसको बताना है, बाकी सब तो ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इज पर्टिकुलरली डिजायरेबल इन द मटेरियल व्हिच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग से कौन सा चीज है जो डिजायरेबल है, कंसीडर किया था? उन पदार्थों में वांछित होता है जो आघात से गुजरते हैं। आघात से गुजरने वाले पदार्थों में क्या चीज है जो कनेक्टेड है इनसे, जो रिलेट करता है? द प्रॉपर्टी बाय विच, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बाय विच ए मटेरियल रेजिस्ट इंपैक्ट लोड इज। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल अगर वो इंपैक्ट को रेजिस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को टफनेस कहते हैं। तो यहाँ पे माइट डक्टिलिटी नहीं होगा, ना ही ब्रिटलनेस होगा, ना ही मैलेबिलिटी होगा, टफनेस होगा। चौथा ऑप्शन देखिए लिख रहा है टफनेस, तो चौथा ऑप्शन टफनेस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम सर 24 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज। ऐसे मटेरियल की, ऐसे पदार्थ की क्षमता को, कैपेसिटी को, जिसमें क्षमता होती है एब्जॉर्ब करने की एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर, ब्रेकिंग या रप्चर तक एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की, ठीक है। रप्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज। एक पदार्थ के टुकड़े या फटने से पहले तक ऊर्जा सोखने की योग्यता तो किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको हार्डनेस के नाम से जाना जाता है, ब्रिटलनेस के नाम से जाना जाता है, टफनेस के नाम से जाना जाता है, या सॉफ्टनेस के नाम से जाता है? आपको मैं बता दूं कि हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है मटेरियल के द्वारा। हार्डनेस एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है जब उस मटेरियल पे स्क्रैच किया जाए, जब उस मटेरियल पे फ्रिक्शन जनरेट किया जाए, सरफेस फ्रिक्शन। तो हार्डनेस तो होने से रहा है यहाँ पे। ब्रिटलनेस क्या होता है कि उस मटेरियल पे फोर्स लगाने पे तुरंत फेल कर जाता है, तो ब्रिटलनेस भी नहीं रहा, सॉफ्टनेस भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या ले, देखिए टफनेस। टफनेस ही वो प्रॉपर्टी है जब किसी मटेरियल पे इम्पैक्ट किया जाता है तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है और फेल होने से रेजिस्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे टफनेस की कहते हैं उसको इंजीनियर्स। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द लीस्ट इलास्टिक। आपको बता दें कि लीस्ट इलास्टिक कौन सा है, इनमें सबसे कम प्रत्यास्थ कौन है? क्या वो आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, रबड़ है? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जे 2012 में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दें कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द लीस्ट इलास्टिक, इलास्टिक लीस्ट कौन सा है? देखिए आयरन हुए, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, रबड़ एक मटेरियल है। तो इन पे आप जब इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर इक्वल लोड्स या फॉर इक्वल फोर्स या लोड, क्या होगा इसमें? कंपैरेटिवली स्ट्रेन रबड़ में ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली आयरन के, सिल्वर के, कॉपर के। तो इसीलिए रबड़ को लीस्ट इलास्टिक इनमें माना जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए वह पदार्थ जिस पर बल हटाने पर उत्पन्न विकृति समाप्त हो जाती है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, उसी प्रॉपर्टी को प्रत्यास्थ का कहते हैं। माइल्ड स्टील एक अधिक प्रत्यास्थ वाली मेटल है और रबड़ यानी सबसे कम प्रत्यास्थ वाला पदार्थ है, ठीक है। माइल्ड स्टील में सबसे अधिक प्रत्यास्थ वाला है, इसमें माइल्ड स्टील अगर होगा, माइल्ड स्टील तो है नहीं, आयरन है, आयरन ही है, ठीक है। तो रबड़ का क्या है, अगर इन सभी पर फोर्स लगाए तो इक्वल फोर्सेस के लिए, इक्वल लोड के लिए जो स्ट्रेन होगा वो ज्यादा आपको रबड़ में मिलेगा, इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी मिनिमम कंसीडर की जाती है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल एट स्लो रेट और अप्लाइड कांस्टेंट लोडिंग इज कॉल्ड। धीमी गति से लगाए गए भार के कारण सतत विकृति कहलाती है। किसी मटेरियल पे, किसी पदार्थ पे जब आप धीमी गति से भार लगा रहे हैं उसके कारण जो उसमें कंटिन्यूअस या कांस्टेंट लोड, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, वो क्या कहलाता है? देखिए GWSSB में आया है, ठीक है, 2021 में।
और या इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा गया है इंजीनियर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज इट टू डिफॉर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज इट टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली एट स्लो रेट विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस इज नोन एज, ठीक है, गुण जो उसे धीमी गति से सतत विकृति को अनुमत करता है प्रतिबल में बिना किसी और वृद्धि किए, बिना किसी प्रतिबल में वृद्धि किए ही उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली अलाउ करता है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? क्या उसे फटीग बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, या रेजिलेंस बोलते हैं? HP-SSB में ये जेई में पूछा गया है। तो आपको बता दें कि जब ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली डिफॉर्मेशन हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच अलाउज इट टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली एट स्लो रेट, ग्रेजुअली मतलब स्लो रेट से, विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस, किसी बॉडी पे किसी मटेरियल पे जब आपने लोड लगा दिया, फिर एक लिमिट के बाद जब उसमें टाइम के साथ ग्रेजुअली या धीमे धीरे स्लो रेट से प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को सर क्रीप कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को सर क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। फटीग मैंने आपको बताया, सेम लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग लोड्स साइकिल, रिपीटिंग साइकिल्स ऑफ लोड के कारण होता है। प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। रेजिलेंस भी आपको बता दिया मैंने, किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है स्ट्रेन एनर्जी के रूप में, उसी को रेजिलेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये क्रीप है। क्लियर? ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 के बाद है 27। देखिए 27 क्या कहला है? ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल, कोई पदार्थ डक्टाइल मटेरियल कहलाता है इफ इट, किसी द्रव्य को तन्य कहा जाता है। क्या? हैज लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, इसमें प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज लिटिल है इंजीनियर्स, कम है। हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज है, प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज लॉन्ग है। या कुड बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, या उसे हम हैमर्ड करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या शोज लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन। ये क्वेश्चन देखिए आपका UPPCL, JECWC, MES में इतनी बार पूछा गया है इस टाइम में, 2013 में, 2011 में सब पूछा गया है। तो कोई मटेरियल डक्टाइल कब कहलाता है? उसमें लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होती है। जी हाँ इंजीनियर्स, उसमें लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होती है उस मटेरियल में, यानी कि उस पदार्थ का डिफॉर्मेशन की क्षमता ज्यादा होती है, रेंज ज्यादा होती है डक्टाइल मटेरियल में। ठीक है, लिटिल नहीं होता है। ठीक है, ना ही हम उसे हैमर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो जाती है। और शोज लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन, नहीं, लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होती है उसकी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं 27 के बाद आ गए हम। ठीक है, 28 देखिए 28 क्या कह रहा है? द एरिया, 28 क्या कह रहे हैं देखिए, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रतिबल विकृति के तहत आने वाले क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? क्या वो हार्डनेस ऑफ द मेटल, पदार्थ की कठोरता को रिप्रेजेंट करता है? या एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कॉज फेल्योर, पदार्थ की असफलता क्षमता उत्पन्न करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है? रिजिडिटी ऑफ द मेटेरियल, पदार्थ की रिजिडिटी को, दृढ़ता को। या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेटेरियल, पदार्थ की नम्यता को रिप्रेजेंट करता है। या RRB SSC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन ई। ठीक, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सर। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी रिक्वायर्ड वो रिप्रेजेंट करता है कॉज फेलियर, जो इसको फेल कराएगा मटेरियल को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रेजिलेंस क्या होता है सर? रेजिलेंस ऑफ मेटेरियल इज गिवन बाय, रेजिलेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी मटेरियल पे उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर जब फोर्स लगाया जाता है उस मटेरियल पे, तो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको रेजिलेंस कहते हैं। अगर ये मैक्सिमम एनर्जी होगी तो इसको प्रूफ रेजिलेंस कहेंगे, और अगर ये एनर्जी हम पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करने लगे दैट इज कॉल्ड यील्ड ऑफ रेजिलेंस। ठीक है,
तो क्रिटिकल इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेशियो ऑफ डेट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, रेशियो ऑफ डेट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस नहीं, इंक्लाइंड पे भी नहीं। तो यहाँ पे बिल्ली देके बच्चा केवल बी ऑप्शन, ठीक है, तो इसी से हम इसको कंसीडर करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक कब कहा जाता है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड। अगर ये रिमूवल ऑफ लोड पे अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है तो इसी को परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर बी पूछ रहा है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन रिमूवल ऑफ द लोड। ये पार्शियली अपना प्राइमरी पोजीशन को या ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा, नहीं। इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल, ये कभी भी अपनी वास्तविक आकार को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो भी नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी लीस्ट होती है इसमें, वुड की, कॉपर की, ग्लास की, एल्यूमिनियम की। तो आपको बता दे वुड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होती है, जिसका मान होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक कंसीडर किया जाता है। बाकी की आप अगर बात करेंगे, जैसे अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाता है सर, ठीक है। अगर हम ग्लास की बात करें तो ये आपका सर एल्यूमिनियम के सॉरी 51 से 126 पास्कल तक के बराबर हो, गीगा पास्कल तक हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा हो जाता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये लगभग 7 इंटू 10 टू द पावर 10 के अराउंड हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे लीस्ट जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो आपका लकड़ी का होता है, वुड का होता है, ठीक है। वुड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होता है 1.0 से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक। अब आ गए 32 पे। 32 पे क्या हो जाएगा सर, ड्यू टू व्हिच इफेक्ट डज कंक्रीट टेंड टू एक्सपेंड लैटरली एंड लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स बिकम विजिबल व्हेन द लैटरल स्ट्रेन एक्सीड्स द लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट पे पार्श्व विकृति, कंक्रीट की तनन विकृति से ज्यादा हो जाए, किस प्रभाव के कारण कंक्रीट के विस्तार में रेखीय और अनुदैर्ध्य दरारें दिखने लगती हैं, है ना। जब कंक्रीट में ये पार्श्व विकृति इसकी अनुदैर्ध्य विकृति से ज्यादा होने लगे, तो किस प्रभाव के कारण ये कंक्रीट के विस्तार में इसमें लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आपको दिखने लगते हैं। क्या वो मैग्नस इफेक्ट के कारण, क्या वो पॉइजनस इफेक्ट के कारण, या उसको थर्मल इफेक्ट के कारण, या डार्सीज इफेक्ट के कारण। तो आपको बता दें ये सर पॉइजनस इफेक्ट के कारण होता है। और पॉइजन रेशियो क्या होता है पहले ये चीज जान लें। अगर हम पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के लिए ये 0.01 से 0.05 तक होता है पॉइजन रेशियो। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है उसी को पॉइजन रेशियो कहते हैं। लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है उसी को 1/m, उसी को पॉइजन रेशियो कहते हैं, ठीक है। अगर हम कॉर्क की बात करें इंजीनियर्स, तो कॉर्क के केस में क्या होता है कि 0 होता है पॉइजन रेशियो, ठीक। अगर हम कंक्रीट की बात करें इंजीनियर्स तो कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 तक होता है। इसके साथ साथ इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो इलास्टिक मटेरियल में जैसे आपका हुआ एल्यूमिनियम, स्टील, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, इन सभी के लिए जो वैल्यू होती है आपके ये पॉइजन रेशियो की, इसकी वैल्यू होती है सर 0.25 से 0.42 तक होती है, ठीक है, ओके। स्टील की बात करें, ठीक है, स्टील की होती है 0.25 से 0.30 तक होती है, ठीक है। और ये रेंज आपको -1 से 0.5 तक मिल जाएगा। माइनस वैल्यू ये इसमें वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, ये वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये वेरिएशंस मिल जाएंगे आपको पॉइजन रेशियो में। और
माइनस वैल्यू जो होता है वो रियोप्लास्टिक को रिप्रेजेंट करता है। अगर माइनस वैल्यू है इंजीनियर तो वो रियोप्लास्टिक को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस वैल्यू है तो वो मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके बॉस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। ये हम था आ गए 33 पे। देखिए 33 पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ यील्ड पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वर्किंग स्ट्रेस इज टेकन एज दैट ऑफ प्रूफ। यदि पराभव बिंदु मौजूद नहीं है तो कार्यकारी प्रतिबल को प्रमाण प्रतिबल के रूप में कितना ले आता है उसके स्ट्रेन का, 0.2, 0.3, 0.1 या 0.15। आपको बता दें कि यील्ड पॉइंट, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये इस पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओवर हो चुकी होती है। अब ये ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पर स्ट्रेस का मान ना भी बढ़ाने पे इसमें स्ट्रेन होता रहता है। ठीक है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होने लगता है, तो ये यील्ड पॉइंट कहलाता है। तो होता क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, और सीसी कंक्रीट के Fe415, Fe250 माइल्ड स्टील 415, इन सब के लिए क्या होता है कि ये वर्किंग स्ट्रेस है, ये इसमें ये इसका जो यील्ड पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, पराभव बिंदु यील्ड पॉइंट ये मिल नहीं पाता इन स्टील में। तो इसके लिए क्या होता है कि 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर इंजीनियर जो स्ट्रेन आता है, इंजीनियर जो स्ट्रेन का मान आता है उसी को कंसीडर किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस को, जो है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पे, जो स्ट्रेन 0.2% स्ट्रेन पे जो आता है, सॉरी 0.2% स्ट्रेन पे, सॉरी 0.2% स्ट्रेन पे जो प्रूफ स्ट्रेस आता है उसी को इंजीनियर्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं अगर पराभव बिंदु प्रतिबल क्लियर नहीं होता। तो नेचुरली आपको बता दें कि स्टील के केस में चाहे Fe250 415 यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता, तो इस केस में क्या होता है 0.2% स्ट्रेन पे जो प्रूफ स्ट्रेस मिलता है उसी को कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर नो चेंज इन द रेट ऑफ स्ट्रेन। आपको बता दें कि किस मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता है स्ट्रेन में, किस टाइप के मटेरियल में, क्या वो ब्रिटल मटेरियल में है, सॉफ्ट मटेरियल में, हार्ड मटेरियल में, वाइट मटेरियल में। तो आपको बता दें ब्रिटल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि मटेरियल में कोई भी स्ट्रेन चेंज नहीं होता, वो डायरेक्टली कोलैप्स होता है। मैं आपको शुरू से बोलता चला रहा हूँ कि अगर किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रिटल मटेरियल पे, तो वो डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन नहीं होता, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल में ऐसा ही होता है, उसमें कोई भी नो चेंज इन द रेट ऑफ स्ट्रेन होता है। सॉफ्ट मटेरियल में हो सकता है, हार्ड में हो सकता है, वाइट में हो सकता है, बट ब्रिटल में नहीं हो सकता। ठीक, आगे बात कर सकते हैं सॉफ्ट हार्ड के इक्विवेलेंट हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हो सकता है, इमेज आपको शायद धुंधली दिख रही हो। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद सडन, ठीक है, किसी पदार्थ पर अचानक से भार पड़ने पर संग्रहित विकृति ऊर्जा अधिकतम प्रेरित दाब उसके प्रेरित दाब का 2 गुना हो जाता है। कब? जब समान भार धीरे धीरे डाला जाता है, जब समान भार एक टक्कर द्वारा डाला जाता है, इंपैक्ट द्वारा, या जब समान भार अचानक डाला जाता है, या फिर समान भार रोक के डाला जाता है। ठीक है, टॉर्क द्वारा लगाया जाता है, टॉर्क मतलब मूवमेंट के द्वारा, घूर्ण के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद सडन, किसी बॉडी में, किसी मटेरियल में, किसी अचानक से भार पड़ने पर जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है उस समय अधिकतम प्रेरित दाब उसके द्वारा मतलब जो उसमें दाब लगता है, प्रेरित स्ट्रेस, उसके प्रेरित दाब का 2 गुना हो जाता है। जो उसमें अधिकतम स्ट्रेस डेवलप होता है उस पर जो फोर्स स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है उसका 2 गुना हो जाता है। और ये 2 गुना तब होता है इंजीनियर, मैं आपको बता दूं, जब ये समान भार धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है। जी हाँ, धीरे धीरे जब ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी बॉडी पे अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी का स्ट्रेस होगा वो 2 टाइम्स स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जब लोड को ग्रेजुअली धीरे धीरे अप्लाई किया जाए, कैसे सर?
धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। तो धीरे धीरे जब लोड अप्लाई किया जाता है तो धीरे धीरे से इसमें जो स्टोर्ड स्ट्रेस होता है इसके प्रेरित स्ट्रेस का 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट स्टैंड है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर अगर बाह्य बल लगाने पर किसी पदार्थ में जितनी विकृति ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं इंजीनियर्स। या इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा गया है दोबारा दूसरी तरह से, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज, किसी पिंड में संचित समग्र विकृति ऊर्जा क्या कहलाती है। तो क्या सर उसको रेजिलेंस कहते हैं, टफनेस कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, या इम्पेडेंस कहते हैं। इम्पेडेंस का मतलब अवरोध, इम्पेडेंस का मतलब अवरोध उत्पन्न करना, रेजिलेंस प्रत्यास्था, तो उसको रेजिलेंस कहते हैं। मैं पहले से ही बताता चला रहा हूं आपको कि भाई किसी मटेरियल में किसी पदार्थ में विद इन इलास्टिक लिमिट जो उसमें एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है जो कि स्ट्रेन एनर्जी के रूप में होता है और उस ऊर्जा को रेजिलेंस कहते हैं, ठीक है। टफनेस आपको बता ही चुके हैं कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो मटेरियल ऑफर करता है अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड के। इलास्टिसिटी में भी आपको बता चुका हूं कि जब किसी बॉडी पे मटेरियल पे लोड लगाया जाता है तो वो उसमें डिफॉर्मेशन टेम्परेरी हो जाता है और जैसे लोड आप रिमूव कर लेते हैं वो अपने प्राइमरी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। इम्पेडेंस अवरोध होता है, इम्पेडेंस। ये कितना था 36 के बाद हम आ गए सर क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है सर, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेंड विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर कोई बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट स्ट्रेंड होती है तो द स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी इज नोन एज, क्या कहलाती है। नेचुरली सर स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। मैंने आपको बताया था जो ये एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में होती है और इसी को क्या कहते थे हम लोग, रेजिलेंस कहते थे। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, थर्मल एनर्जी नहीं होगा, ठीक। आगे मूव करते हैं इंजीनियर्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रूफ रेजिलेंस, अब हम बात करेंगे आपसे द प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपसे बताया था कि अगर प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर कंसीडर किया तो उसको यील्ड ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर, उसको सर यील्ड ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछा गया, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही दैट ऑफ अ मटेरियल कैन अब्सॉर्ब विदाउट एक्सीडिंग प्रोपोर्शनल लिमिट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर विकृति ऊर्जा प्रत्येकांक आयतन का अधिकतम मात्रा जो एक पदार्थ बिना समानुपाती सीमा के बढ़े ग्रहण कर सकता जाना जाता है सर, उससे क्या बोला जाएगा, उससे सर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बोला जाएगा। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर वो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस होगा। अगर ओनली एनर्जी स्टोर कंसीडर किया जाता है दैट इज रेजिलेंस। अगर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर किया जा रहा है दैट इज प्रूफ रेजिलेंस। स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में होता है ये सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, 39 पे आ गए हैं। देखिए द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज नोन एज। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का जो फैक्टर होता है उसको क्रीप कोएफिशिएंट कहते हैं इंजीनियर्स। आपको बता दें क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है। देखिए क्रीप तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्रीप क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन, टू द इलास्टिक स्ट्रेन, इसी को सर क्रीप कोएफिशिएंट कहते हैं, 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रीप क्या होता है आपको मैंने बताया था कि किसी मटेरियल पे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो लोड लगाने के बाद ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ उसमें ग्रेजुअली जो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होता था उसी को क्रीप बोलते हैं। तो द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, जो इसमें अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो हो सकता है, मैक्सिमम क्रीप स्ट्रेन जो हो सकता है इसका और इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड क्रीप कोएफिशिएंट। इसी को क्रीप कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ना इसको क्रीप मॉडुलस कहते हैं, ना क्रीप स्ट्रेन रेशियो कहते हैं, ना टेरिटरी क्रीप कहते हैं, ठीक। अब 39 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे 40 पे। देखिए क्या कह रहा है, which of the following statement regarding modulus of elasticity of high tensile steel is correct। हाई टेंसाइल स्टील के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उच्च तनाव वाली इस्पात का प्रत्यास्था मापांक से संबंधित
कौन सा कथन सही है? माइल्ड स्टील के प्रत्यास्थ मापांक से ज्यादा होता है ये क्या? माइल्ड स्टील के मापांक से कम होता है क्या? या माइल्ड स्टील के प्रत्यास्थ मापांक के बराबर होता है क्या? या एल्यूमिनियम के प्रत्यास्थ मापांक के बराबर होता है? आपको बता दें, चाहे हाई टेंसाइल स्टील हो, चाहे माइल्ड टेंसाइल स्टील हो, ये बराबर होता है। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सी। इस तरह से ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 41 देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। अगर किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा इसको पतली चादर के रूप में रोल किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। इसको मैलेबिलिटी कहते हैं। सर इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट्स इज कॉल्ड। इलास्टिसिटी आपको प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, किसी मटेरियल पे लोड लगाने पे वो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे आप लोड रिमूव कर लेते हैं वो वापस अपनी प्राइमरी पोजीशन रीगेन कर लेता है। प्लास्टिक इसका जस्ट उल्टा है, डिफॉर्मेशन हो गया तो वो वापस से रीगेन नहीं करेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। डक्टिलिटी में क्या होता है, उसको खींच के मतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं थिन प्लेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये नेचुरली कंप्रेस होता है, दैट इज मैलेबिलिटी। वो क्या होता है सर, मैलेबिलिटी होता है 41। आगे हम लोग मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 41 के बाद ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, द फिनोमेनन ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। प्रतिबल के परिवर्तन होने के कारण पदार्थ का घटित प्रतिरोधी घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या उसको क्रीप, फटीग, प्लास्टिसिटी या रेजिलियंस कहा जाता है? तो रेजिलियंस में आपको बता चुका हूं, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी व्हेन विद इलास्टिक लिमिट व्हेन एन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑन द मटेरियल। जबकि फटीग, प्लास्टिसिटी भी क्या है, कोई रेजिस्टेंस प्रूव नहीं करता है, तो ये दोनों होने सर। अब बचा क्रीप और फटीग। क्रीप क्या है, आपको मैंने बताया कि विद लोड अप्लाई करने के बाद समय के साथ होने वाला ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफॉर्मेशन है, दैट इज क्रीप। तो क्रीप भी होने से रहा, मतलब बचा क्या, फटीग। तो फटीग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिवर्सल ऑफ प्रतिबल के परिवर्तन होने के कारण पदार्थ का घटित प्रतिरोध की घटना को कहा जाता है फटीग। ठीक है, ये बार बार एक लोड को रिवर्स कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन था इंजीनियर्स। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।